Uh, Good morning, everyone. Today, I am again here with one more important topic of chemical kinetics, that is integrated rate equations. In my last video, we have done how you can explain the order of the reaction. On the basis of the rate law expression, we are able to calculate how the order of the reaction can be explained. So this order can also be expressed in terms of the integrated rate equation. First of all, I will tell you why this integrated form of this equation is important for us. Whenever we express any of the rate of chemical reaction, this equation form known as differential rate equation. So to overcome all the problems created by this differential rate equation, we have to consider the integrated form of the equation for different order of the reaction. Is it clear? In the beginning, I am taking here one simple example in which the reactant A and B combine to form the product C and D. Small a, small b, small c, small d are the stoichiometric coefficient which are added just to balance a chemical reaction. Clear? When we apply the rate law expression for this general reaction, then we can write rate is equal to what? This is minus Tr upon dt concentration. This is the expression of the rate, is equal to K, A raised to the power alpha, B raised to the power beta. And this alpha and beta are the actual number of moles of reactant consumed in a chemical reaction. अगर मैं अल्फा और बीटा की जगह ए और बी लेता तो ये तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते जो लॉ ऑफ मास एक्शन से आप ऑब्टेन करते हैं, लेकिन रेट लॉ एक्सप्रेशन के बेस पर अल्फा एंड बीटा आर द एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट विच आर इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन. क्लियर? दिस इज द फॉर्म, जो फॉर्म आपके सामने यहां पर मेंशन है. दिस इक्वेशन फॉर्म नोन एज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन. क्या कहलाती है ये? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन. दिक्कत क्या है इसके साथ हमारे लिए कि दिस फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज नॉट कन्वीनियंट टू डिटरमाइन द रेट लॉ एंड फाइनली द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. ऐसा क्यों होता है? हमें क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है इस इक्वेशन से? तो दिस डिफरेंशियल रेट इक्वेशन इज नॉट वेरी इफेक्टिव मेथड, और जो हम रेट डिटरमाइन इसके बेस पर करेंगे एंड दैट रेट इज नॉट वेरी मच एक्यूरेट. Is it clear? So to overcome this problem, we have to create here the integrated rate equation for the chemical reaction. Is it clear? This is because of the instantaneous rate has to be determined from the slope of the tangent at the time t is if the plot of concentration versus time is taken and which is not accurate. जो ये बात मैंने पहले ही आपको बता दी कि इस फॉर्म से जब आप कोई भी स्लोप ऑफ द टेंजेंट प्लॉट करोगे तो उसके बेस पर कैलकुलेटेड रेट की वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट नहीं होती. इज इट क्लियर? तो सो आई हैव एक्सप्लेन व्हाई दिस डिफरेंशियल रेट इक्वेशन इज नॉट वेरी मच एक्यूरेट, और इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमें यहां पर इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करना होगा. इज इट क्लियर? तो दिस इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर, जो हम सबसे पहले यहां पर केस ले रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट केस जो मैं यहां बता रहा हूं, उसका नाम है जीरो ऑर्डर रिएक्शन. इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन्ड व्हाट डू यू मीन बाय द जीरो ऑफ द रिएक्शन. इफ इन अ केमिकल रिएक्शन एनी ऑफ द रेट is totally independent of the concentration of reactant, and this is known as zero order reaction.
मैंने बताया था अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन जो टोटली इंडिपेंडेंट हो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की, उसको आप क्या बोलते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, ए गिव राइज टू प्रोडक्ट, ए गिव राइज टू प्रोडक्ट। क्लियर? जब आप इसका रेट एक्सप्लेन करेंगे तो देखिए रेट क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए कंसंट्रेशन अपॉन डी टी इज इक्वल टू के की पावर के इंटू ए टू द पावर एक्स। मान लीजिए यहां पर जो मैंने x बोला है, दिस x शुड बी जीरो, क्योंकि रिएक्शन हमारी जीरो ऑर्डर की है। अगर ये हम 1 लेते तो ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो जाती, और जब a टू द पावर जीरो हो जाएगी तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, के। सो वी ऑब्टेन द एक्सप्रेशन दिस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के, और जिसको हम इस माइनस को इधर शिफ्ट करके ले सकते हैं, दिस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस के, एंड दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? इसको रीअरेंज कर लीजिए, रीअरेंज करने पर डी टी हम उधर ले गए, तो दिस डी ए कंसंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी, एंड दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन दैट वी हैव टू ऑब्टेन। अब क्या करेंगे, हमें इसको, इस डिफरेंशियल फॉर्म को इंटीग्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो टू कन्वर्ट दिस डिफरेंशियल फॉर्म टू द इंटीग्रेटेड फॉर्म एंड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, व्हेनेवर वी इंटीग्रेट बोथ साइड तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट जो आप एस्टिमेट करेंगे इस साइड में भी लिमिट लेंगे, एंड इनिशियल से लेके फाइनल तक, देन वी ऑब्टेन द एक्सप्रेशन। जिसको लिमिट को सॉल्व करने पर जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा वो क्या आएगा, ए कंसंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई, एंड दिस आई नोन एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मैंने आपको बता दिया कि जब हम डिफरेंशियल फॉर्म्स को इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेटेड फॉर्म को सॉल्व करने पर हमारे पास फाइनल ये एक्सप्रेशन आता है। ऑलरेडी दिस पार्ट यू हैव डन इन द फिजिक्स एंड मैथमेटिकल कंपोनेंट। तो आई यहां पर क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इज इट क्लियर? अब क्या होगा, अब हमने इसी केमिकल इक्वेशन में जहां हमने अभी तक पिछला जो केस अभी तक पढ़ा है, अब हम क्या ले रहे हैं, जब रिएक्शन की जस्ट बिगिनिंग है, एट इनिशियल स्टेज, अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुई है, तो t इज टेकन एज जीरो, टाइम t इज टेकन एज जीरो, एन ए इज इक्वल टू व्हाट क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू ए नॉट। ए नॉट का यहां पर क्या मतलब है, इनिशियल कंसंट्रेशन, अभी तक नो मोर क्वांटिटी ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुई है। पिछली इक्वेशन के अंदर जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन हमने बताई थी, उस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर जो हमारी थर्ड इक्वेशन थी, उस इक्वेशन के अंदर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो दिस ए नॉट इज इक्वल टू के टी था, यहां पर क्या था, के टी प्लस आई, तो यहां पर जो टी है उसको जीरो मान लिया है, तो दिस ए जो था वो ए हो जाएगा ए नॉट के इक्वल, तो दिस या मैं लिख देता हूं यहां पर, दिस इक्वेशन वाज A is equal to K into T plus I, तो दिस A नॉट जो A है वो A नॉट से रिप्लेस हो जाएगा, K into T कितना जाएगा, जीरो, बिकॉज जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज देयर, एंड प्लस I इज देयर, I क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये क्या आएगा, A नॉट इज इक्वल टू I। तो हमारे पास एक फॉर्म और भी मिल गई कि दिस I इज इक्वल टू व्हाट, A कंसंट्रेशन। हमने थर्ड इक्वेशन में पढ़ा था कि दिस A इज इक्वल टू के टी प्लस आई। अगर मैं इस I की वैल्यू को यहां पर प्लेस कर दूं, इफ आई एम प्लेसिंग दिस वैल्यू ऑफ I इन दिस इक्वेशन, या ऐसे कह दीजिए कि इक्वेशन फोर्थ से और इक्वेशन थर्ड से इन दोनों को कंबाइन कर लो, तो कंबाइन करने पे क्या मिलेगा, A मोलर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट कंसंट्रेशन इज देयर। इज इट क्लियर? तो दिस A इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट कंसंट्रेशन। इसको रीअरेंज कर लीजिए, रीअरेंज करने पे क्या मिलेगा, के टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए कंसंट्रेशन, और सिंपली के इज इक्वल टू 1/t, एंड दिस इज ए नॉट कंसंट्रेशन माइनस ए कंसंट्रेशन, एंड दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को
मैंने इंटीग्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और k इज इक्वल टू 1/t, a नॉट कंसंट्रेशन माइनस a कंसंट्रेशन इज देयर. क्लियर? नाउ in the same segment, now we will discuss about some of the characteristics of the zero order reaction. We will discuss some of the characteristics of the zero order reaction. पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? द इक्वेशन थर्ड, जो अभी अभी मैंने यहां बताई है आपको, यही हमारी इक्वेशन थर्ड है. दिस इक्वेशन थर्ड इज एन इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन. क्या होती है? आपने पढ़ा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. y is equal to m into x plus c, and this plot of the a versus t will be a straight line with slope is equal to minus k, और intercept of the concentration axis क्या हो जाएगा? दिस इज a concentration. अगर ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है हमारी थर्ड, तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के अकॉर्डिंग जो हमारा स्लोप मिलेगा, जो स्लोप ऑफ द लाइन है वो रेट को एक्सप्रेस करेगा. तो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन. एंड नाउ अब हम क्या करेंगे? हाफ लाइफ पीरियड को डिस्कस करेंगे. क्या होती है हाफ लाइफ पीरियड? जैसे कोई केमिकल रिएक्शन हमारी, कई केमिकल रिएक्शन हमारी इस तरीके की होती हैं कि जो पर्टिकुलरली जो केमिकल रिएक्शंस के फॉर्म में एस्टिमेट की जाएंगी, एंड हाफ लाइफ का मतलब अगर कोई रिएक्शन बहुत स्लो है, इफ द रिएक्शन इज वेरी मच स्लो, तो स्लो केमिकल रिएक्शन के लिए हमको हाफ लाइफ पीरियड निकालना पड़ेगा. वैसे तो हाफ लाइफ पीरियड इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन. आपने पढ़ना है, आप आगे भी पढ़ेंगे कि जिस टाइम इंटरवल में कोई भी इनिशियल कंसंट्रेशन जस्ट रिड्यूस टू हाफ हो जाए, उसको आप हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं. ठीक है? अगर रिएक्शन बहुत स्लो है और आपको उसकी इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन एस्टिमेट करना है, तो बजाय आप कंप्लीट रिएक्शन को ऑब्जर्व करने के हाफ लाइफ पीरियड को ही ऑब्जर्व कर सकते हैं. एंड दिस हाफ लाइफ पीरियड इज डिनोटेड बाय टी हाफ. मैंने बता दिया कि जिस ड्यूरेशन के अंदर कोई भी इनिशियल कंसंट्रेशन जस्ट रिड्यूस टू हाफ हो जाए, उसको आप हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं. जब हाफ लाइफ पीरियड की बात की जाएगी तो टाइम हमारा t इज इक्वल टू टी हाफ हो जाएगा, और जो कंसंट्रेशन a थी वो आपकी इनिशियल की आधी हो जाएगी. दीज टू फॉर्म्स वी आर ऑब्टेनिंग हेयर फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द हाफ लाइफ. मैंने अभी अभी क्या बताया आपको कि जो हमारा एक्सप्रेशन था वो क्या था आपका? k इज इक्वल टू 1/t. दिस इज द a मोलर कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, और दिस इज द a कंसंट्रेशन. अब ये t क्या बन जाएगा आपका? एंड दिस t बिकम्स t हाफ. ये जो a है ये इनिशियल का आधा हो जाएगा, तो a नॉट माइनस इनिशियल a नॉट अपॉन 2, ये वैल्यू पुट कर दीजिए. तो सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फिफ्थ, जो हमारी ये फिफ्थ इक्वेशन है, तो क्या मिलेगा? k इज इक्वल टू 1/t हाफ, एंड दिस इज a नॉट माइनस a नॉट बाय 2, and t half is equal to a naught upon 2k, and this is our sixth equation, or you can say, and this is the half life period for zero order reaction. This is the half life period for zero order reaction. Is it clear? तो two expression we have done जो आपके न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. एक तो हमारी जो ये फिफ्थ इक्वेशन है, और एक हमारी जो ये सिक्स्थ इक्वेशन है, एंड दीज टू फॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो जब भी जीरो ऑर्डर का कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो दोनों एक्सप्रेशन को, दोनों इक्वेशंस को आपको अच्छे से यूज करना है. विदाउट यूजिंग दिस आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं कर सकते, और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है. इज इट क्लियर? नाउ हमने अभी तक डिस्कशन किया है, वो किया है जीरो ऑर्डर के लिए. अब मैं जो नेक्स्ट पार्ट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारे डेरिवेशंस में कई बार पूछा गया है. अब जिस टॉपिक को मैं लेके आ रहा हूं उसका नाम है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर.
वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशंस के अंदर, बहुत बार डेरिवेशंस की फॉर्म में और एन टाइम्स न्यूमेरिकल्स के लिए आपको उसको प्रिपेयर करके चलना है। क्लियर? द केमिकल रिएक्शन विच डिपेंड्स अपॉन द वन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट नोन एज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन जो पर्टिकुलरली एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे। जरा ध्यान से सुनिएगा मेरा स्टेटमेंट। मैंने बोला कि कोई भी केमिकल रिएक्शन पर्टिकुलरली जो वन टाइप ऑफ रिएक्शंस पे डिपेंड करती है, आप उसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हो। ए गिव राइज टू प्रोडक्ट, ए गिव राइज टू प्रोडक्ट। मैंने एक सिंपल सी रिएक्शन कंसीडर कर ली। अगर ए गिव राइज टू प्रोडक्ट है तो जो हमारी रेट ऑफ द रिएक्शन होगी, एंड दिस रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए। अगर मान लीजिए दो आपके रिएक्टेंट थे तो वो उस पर दो पर डिपेंड करेगी। तो किसी भी जर्नल इक्वेशन को आप कंसीडर कर सकते हो। अब क्या करना है, जब रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की होगी तो ए के कुछ ना कुछ मोल्स प्रोडक्ट में धीरे धीरे टाइम बीतने के साथ साथ प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है? इफ वी स्टार्ट विद स्मॉल ए मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए, अगर मैं रिएक्टेंट ए के स्मॉल ए मोल से शुरुआत करता हूं तो आफ्टर टी टाइम्स कुछ टाइम निकलने के साथ साथ इस स्मॉल ए मोल्स में से कुछ मोल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इनिशियल पर तो सब के सब हमारे पास रिएक्टेंट थे एंड नो मोर क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट वाज देयर, बट आफ्टर सम टाइम व्हेन स्मॉल ए मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट ए जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, तो आफ्टर सम टी टाइम्स द एक्स मोल्स पर लीटर ऑफ इट decomposed into the product. Therefore, the concentration after T time is depends upon the जो होगी वो A माइनस। मतलब कहने का ये है कि शुरुआत में A मोल्स थे और उसमें से X मोल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गए, X मोल्स प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन, अब कितने मोल्स हमारे पास बचे? A माइनस एक्स। तो T टाइम्स के बाद जो रिएक्टेंट ए के हमारे पास मोल बचे हुए हैं वो कितने हैं हमारे पास? ए माइनस एक्स। इज इट क्लियर? अब अप्लाइंग द लॉ ऑफ मास एक्शन, क्योंकि आपको मालूम है यही बेसिक लॉ है जिसके बेस पर हम रेट का प्रिडिक्शन करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए माइनस एक्स, क्योंकि टी टाइम्स के बाद जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो बचे हुए मोल्स ऑफ रिएक्टेंट पर तो डिपेंड करेगी। तो दिस रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए माइनस एक्स। ए माइनस एक्स टी टाइम्स के बाद, कुछ समय टी टाइम्स बीतने के बाद हमारे बचे हुए मोल्स हैं रिएक्टेंट के। अब इस रेट को हमने एक्सप्रेस कर लिया, तो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए माइनस एक्स। डी एक्स अपॉन डी टी ये रेट का एक्सप्रेशन है, इंस्टेंटेनियस रेट का एक्सप्रेशन है। तो दिस डी एक्स अपॉन डी टी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए माइनस एक्स इज देयर। इसको सॉल्व कर लीजिए तो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। इसको रीअरेंज कर लिया तो dx अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के इंटू डी टी इज अवर सेकेंड इक्वेशन। अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेटेड रेट में कन्वर्ट करने के लिए इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन ऑन बोथ साइड वी गेट, ठीक है, लिमिट ले लीजिए। तो दिस लिमिट dx ए अपॉन ए माइनस एक्स इज लिमिट के इंटू डी टी। और आपको मालूम है जब इस लिमिट को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा? लॉग एट द बेस ऑफ ई के फॉर्म में। तो दिस माइनस एल एन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस आई, वेयर आई यहां पर क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये वो एक पॉइंट है बेसिकली मेडिकल स्टूडेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इस पार्ट को एक्सप्लेन करने में। तो इस बेटर यू हैव टू रिमेंबर, जब हम इस इंटीग्रेटिंग फॉर्म को सॉल्व करेंगे तो ये आपका दिस माइनस लॉग ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस आई, जहां पर आई क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको हमने थर्ड इक्वेशन मान लिया। अब हमारा मेन पर्पस क्या है? इस आई की वैल्यू को कैलकुलेट करना। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस
इंटीग्रेटेड कांस्टेंट को। मैंने क्या लिया, हमने कंडीशन इंप्लीमेंट करी, जब रिएक्शन की शुरुआत है, थर्ड इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं, तो टी अभी तक 0 है, रिएक्शन शुरू ही नहीं हुए, तो एक्स का कोई वजूद नहीं होगा। एक्स तो वो मोल्स थे जो स्मॉल ए रिएक्टेंट से, सॉरी कैपिटल ए रिएक्टेंट के स्मॉल ए मोल्स में से एक्स मोल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं आफ्टर टी टाइम्स। लेकिन अभी तक जो एक्स है वो 0 है, क्योंकि टी अभी रिएक्शन की शुरुआत ही नहीं हुई है। जब टी इज टेकन एज 0 तो एक्स की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0 होगी या नहीं होगी। तो ये इन दोनों वैल्यू को मैं यहां पुट कर रहा हूं, तो क्या मिलेगा, माइनस लॉग ए माइनस एक्स का मतलब एक्स अब क्या 0 हो जाएगा, दिस के टी यहां पर टी 0 हो जाएगा, प्लस आई, और ये निकल के हमारे पास क्या आएगा, इज इक्वल टू माइनस लॉग ए इज इक्वल टू वाई, एंड दिस इज अवर फोर्थ इक्वेशन। अब हमें थर्ड इक्वेशन को एंड फोर्थ इक्वेशन को कंबाइन कर लेना है। या ऐसे कह दीजिए कि फोर्थ इक्वेशन में आई की इस वैल्यू को हम थर्ड इक्वेशन के अंदर प्लेस करेंगे, तो क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ क्या मिलेगा, माइनस लॉग एट द बेस ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस माइनस लॉग ए। सॉल्व करने में क्या मिलेगा, के टी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस एक्स, और के टी इज इक्वल टू लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब हम इस log एट द बेस ऑफ e को log एट द बेस ऑफ 10 में कन्वर्ट करेंगे। उससे पहले क्या करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास क्या आएगा, k इज इक्वल टू 1 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब जब इसको log एट द बेस ऑफ 10 में कन्वर्ट करेंगे तो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाइड बाय 2.303, तो दिस k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। किसके लिए आया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। अब क्या है हमारे पास, इफ इन द बिगिनिंग हमारे पास रिएक्टेंट ए की ए नॉट कंसंट्रेशन है, आफ्टर टी टाइम द कंसंट्रेशन बिकम्स ए, या इसको कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा होगा दिस ए टी कह दीजिए, तो k इज इक्वल टू व्हाट, ये इनिशियल मोल्स थे, ये आफ्टर टी टाइम्स मोल है, तो दिस k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग एट द बेस ऑफ 10 a नॉट अपॉन 80। इज इट क्लियर? तो दिस इज द सेवेंथ, तो सिक्स्थ एंड सेवेंथ इक्वेशन आर द इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। अब जब आप इस टॉपिक को आगे एक्सटेंड करेंगे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में तो जो सिक्स इक्वेशन है, जो सेवंथ इक्वेशन है, तो ये दोनों फॉर्म्स हमारी इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। मे बी इन सम प्लेसेस आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स की रिक्वायरमेंट पड़े, तो दिस ए नॉट अपॉन ए टी इज इक्वल टू ई की पावर के टी, और ए इज इक्वल टू ए माइनस ई की पावर माइनस के टी। तो कुछ न्यूमेरिकल्स में आपको इस फॉर्म की, तो दिस इज द इक्वेशन नंबर सेवंथ का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बेसिकली ए माइनस ए की पावर के टी। तो ये आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे हमने प्रीवियस केस में प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, ऐसे ही हम इसमें यहां पर भी। जरा ध्यान दीजिएगा सेवंथ इक्वेशन पर, हमारी क्या थी सेवंथ इक्वेशन, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए टी कंसंट्रेशन। इसको रीअरेंज कर लीजिए, क्या मिला, k अपॉन 2.303 टी इज इक्वल टू लॉग ए नॉट अपॉन ए टी। इसको रीअरेंज करिए तो ये लॉग जो फॉर्म आएगी k इंटू टी अपॉन 2.303 इज इक्वल टू लॉग, ये इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट आपने पढ़ा है, लॉग m अपॉन n क्या हो जाता है, लॉग m माइनस लॉग n। तो उसी फॉर्मूले के बेस पर दिस फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड टू दिस वन, तो लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए टी कह दीजिए, और दिस इज अवर नाइन्थ इक्वेशन। तो मे बी पॉसिबल इन सर्टेन प्लेसेस पर आपको इस फॉर्म की रिक्वायरमेंट पड़े न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए। इज इट क्लियर?
और यू कैन से इसको और भी रीशफल कर सकते हैं, इसको उठा के इधर ले आइए, ये तो log ए मोलर कंसंट्रेशन log AT इज इक्वल टू माइनस के 2.303 प्लस log A नॉट। तो ये भी आपकी फॉर्म है जो आपकी फर्स्ट रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट हो जाती है। इज इट क्लियर? अब मैं जिस पार्ट पे लेके आ रहा हूं, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं तो टाइम वर्सेस log A का ग्राफ में जो स्लोप आएगा वो रेट को इंडिकेट करेगा। तो माइनस के अपॉन 2.303 की जो वैल्यू है वो इस स्लोप से इंडिकेट की जाएगी। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ का पैटर्न कुछ इस तरीके से होगा। जैसे कि हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, जब मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की आपसे बात कर रहा था, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपने हाफ लाइफ पीरियड को कैलकुलेट किया था। व्हेनेवर द रिएक्शन इज वेरी वेरी स्लो, तो स्लो केमिकल रिएक्शंस के लिए आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी हाफ लाइफ की, बिकॉज व्हाट इज हाफ लाइफ? द ड्यूरेशन इन विच द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू हाफ। तो मैं डायरेक्टली लिखता हूं यहां पर एक्सप्रेशन, आप उन्हें पढ़ा है T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log A अपॉन A माइनस एक्स। तो ये हमारी रेट लॉ एक्सप्रेशन है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। जब मैं हाफ लाइफ की बात करूंगा तो T बिकम्स T हाफ, और जब मैं कंसंट्रेशन की बात करूंगा तो AT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दिस इज इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा। तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, तो ये आएगा T हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log A इनिशियल अपॉन AT था, AT बिकम्स A नॉट बाय 2। सॉल्व कर लीजिए, log 2 बचेगा, log 2 कितना 0.3010 होता है। तो T हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू 0.3010, और दिस T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो दिस इज द हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो याद रखिएगा ये चार फॉर्मूले आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। द टू फॉर्मूला फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, द टू फॉर्मूला फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एंड उसमें एक हाफ लाइफ आता है कि उसका एक्सप्रेशन, और दिस टू फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स। इज इट क्लियर?